11.1 परिचय। हम मानते हैं कि भारत में परिवार, विवाह और रिश्तेदारी जैसी संस्थाएं सार्वभौमिक हैं। हालांकि समाजशास्त्रियों को यह पता लगाने की आवश्यकता है कि ये संस्थाएं क्षेत्र, धर्म, भाषा, जाति, वर्ग और व्यवसाय के आधार पर कैसे भिन्न होती है। इन विविधताओं के कारण भारतीय सामाजिक संरचना के बारे में सामान्यीकरण करना चुनौतीपूर्ण है। इकाई 11 में हम भारत में विवाह के केवल सामान्य और विभिन्न तत्वों पर चर्चा करने की वैधता पर सवाल उठाएंगे। क्या यह दृष्टिकोण हमें विवाह को समझने में मदद करता है जैसा कि आज हमारे देश में मौजूद है? विवाह की लगभग सार्वभौमिकता और भारत में लोगों द्वारा विवाह की उम्र की जांच करने से विभिन्न क्षेत्रों में एकता का पता चल सकता है। वैकल्पिक रूप से विवाह के स्वरूप, जीवन साथी के चयन के पैटर्न, विवाह संस्कार, सामग्री और गैर भौतिक लेनदेन, और तलाक और विधवा पुनर्विवाह की संभावनाओं पर चर्चा विविधता पर प्रकाश डालती है। ये विशेषताएं अधिकतर व्यक्ति की पहली शादी से संबंधित होती हैं। माध्यमिक विवाह, जैसे कि विधवाओं, विधुरों या तलाकशुदा व्यक्तियों के विवाह में आमतौर पर कम समारोह और संस्कार शामिल होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक विवाहों के बीच जीवन साथी चयन पैटर्न भी भिन्न हो सकता है। हालांकि भारत में विवाह की सामान्य और विविध विशेषताओं की जांच करने के बाद भी हमें अभी भी विकसित हो रहे विचारों, मूल्यों, प्रथाओं और संघर्षों पर विचार करने की आवश्यकता है जो विवाह की धारणा सामने लाती है। आज विवाह की अवधारणा और इसकी समझ पर व्यापक रूप से सवाल उठाए जाते हैं। नारीवादी, दलित विद्वान और वामपंथी सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से वर्तमान विवाह धारणाओं की आलोचना करते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत जीवन में विवाह के व्यापक प्रभाव को स्वीकार करते हैं और इसके प्रचलित दृष्टिकोण से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, नारीवादी विवाह को उत्पीड़न को समझने और समानता की दिशा में काम करने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में देखते हैं। सामान्य विषयों के अलावा हमें नई धारणाओं और विवाह के बदलते पैटर्न पर भी ध्यान देना चाहिए। ये उदाहरण और उनका सैद्धांतिक महत्व शाह 2005, हंसमैन 2005, जॉन 2005, राव 2005 और रिंचिन 2005 के योगदान के साथ संगोष्ठी विवाह, परिवार और समुदाय से आते हैं। उनके लेख भारत में विवाह के बारे में हमारी धारणाओं पर पुनर्विचार करने में मदद करते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जैसे प्रमुख समुदायों के उदाहरणों का उपयोग करते हुए आज़ादी के बाद से हुए बदलावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विवाह पैटर्न पर चर्चा करेंगे। जनजातीय विवाह पैटर्न का केवल संक्षेप में उल्लेख किया गया है, क्योंकि उन्हें इस पाठ्यक्रम के दूसरे खंड में अलग से कवर किया गया है। 11.2 क्या भारत में विवाह संस्था सार्वभौमिक है? विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, इसलिए हमें एक ऐसी परिभाषा की आवश्यकता है जो सार्वभौमिक रूप से लागू हो। हालांकि भारत में विवाह को परिभाषित करने से कई विवाद पैदा हुए हैं। केरल के नायरों को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस उठी, लेकिन इसकी चिंताएं व्यापक रूप से प्रासंगिक हैं। लीच 1955 ने विवाह को अधिकारों का एक समूह माना जिसमें शामिल हैं वैध संतान, जीवन साथी की कामुकता, श्रम और संपत्ति तक सामाजिक रूप से स्वीकृत पहुंच, व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंध स्थापित करना, विशिष्ट नृवंश विज्ञान संदर्भ के आधार पर अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। अंतरसांस्कृतिक तुलना के लिए एक सटीक परिभाषा की आवश्यकता है। नोट्स एंड क्वेरीज 1951 विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच एक मिलन के रूप में परिभाषित करता है जहां महिला से पैदा हुए बच्चे दोनों भागीदारों की वैध संतान होते हैं। यह परिभाषा भारतीय समाज के लिए उपयुक्त लग सकती है, लेकिन गफ के नायर समुदाय के अध्ययन में यह अपर्याप्त पाई गई। गफ 1959
ने परिभाषा को संशोधित किया। विवाह एक महिला और एक या अधिक व्यक्तियों के बीच स्थापित एक रिश्ता है, बशर्ते कि स्वीकार्य परिस्थितियों में महिला से पैदा हुए बच्चे को पूर्ण जन्मस्थिति अधिकार प्राप्त हो। इस व्यापक परिभाषा में न्यूर महिला विवाह और लेविरेट यूनियन जैसे मामले शामिल हैं, जहां एक बच्चे को जैविक पिता के अलावा किसी अन्य पुरुष की वैध संतान माना जाता है। लेविरेट, जो भारत के कुछ हिस्सों में आम है, में एक व्यक्ति अपने मृत भाई की विधवा से शादी करता है। लेविरेट गठबंधन के उदाहरण हरियाणा के अहीर, कुछ जाट समुदायों, गिरिजन, उत्तर प्रदेश की कई जातियों और मैसूर के कोडागू के बीच पाए जाते हैं। गफ की परिभाषा नोट्स और क्वेरीज में सुधार करती है। इसके अतिरिक्त मीडिया रिपोर्टें उन युवा पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ जाति आधारित हिंसा को उजागर करती हैं जो अपनी जाति या उपजाति के मानदंडों से बाहर शादी करते हैं। जाति वर्ग के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के जबरन विवाह, बहिष्कार, गैरकानूनी कारावास, हत्या या आत्महत्या के मामले फर्नांडीज 1999 और गोपाल 2002 द्वारा दर्ज किए गए हैं। ऊपर उल्लिखित घटनाएं विवाह की प्रकृति और इसमें शामिल होने वाले रिश्तों के प्रकार के बारे में सवाल उठाती हैं। भारत में धारा 377 के अनुसार कानून केवल सामाजिक और अन्य उद्देश्यों के लिए रक्त और विवाह संबंधों को मान्यता देता है। 1988 में मध्य प्रदेश में 2 महिला पुलिसकर्मियों द्वारा एक दूसरे से शादी करने का निर्णय लेने की पहली मीडिया रिपोर्ट ने वैकल्पिक रिश्तों के अन्य उदाहरणों को उजागर किया। ये रिश्ते शहरी और ग्रामीण दोनों भारत में विभिन्न जातियों और वर्गों में पारंपरिक विवाह के साथ उभरे थे। यहाँ आपके लिए विवाह के अन्य रूपों पर विचार करने और यह तय करने के लिए एक प्रतिबिंब और कार्रवाई अभ्यास है कि क्या गफ की परिभाषा या आपके द्वारा ज्ञात किसी अन्य परिभाषा में ऐसे मामले शामिल हैं। चिंतन और कार्रवाई 11.1 क्लाइन 1936 ने पश्चिमी मिस्र के समलैंगिक संबंधों का वर्णन किया है। क्या गफ की विवाह की परिभाषा में यह मामला शामिल है? अगस्त 2004 के हिंदुस्तान टाइम्स ने एक समाचार प्रकाशित किया था, गर्लफ्रेंड्स शुन फैमिलीज। इसमें भोपाल की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली 2 युवा लड़कियों का जिक्र था। उनमें से एक के माता पिता ने उसकी जबरन एक आदमी से शादी कर दी थी, लेकिन उसकी प्रेमिका ने शादी में बाधा डाल दी और दोनों लड़कियों ने एक साथ रहने का फैसला किया। पुलिस और परामर्शदाताओं ने लड़कियों को उनके परिवार के पास लौटने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने उन्हें मना कर दिया। क्या गफ की परिभाषा में यह मामला शामिल है? उपरोक्त प्रश्नों के अपने उत्तर एक अलग कागज पर लिखें। फिर विवाह की अपनी परिभाषा प्रदान करें जिसकी अंतर सांस्कृतिक तुलनाओं में बेहतर प्रयोज्यता हो सकती है। चिंतन और कार्रवाई 11.1 गफ की विवाह की परिभाषा को समझना। गफ की विवाह की परिभाषा, जैसा कि मानवशास्त्रीय साहित्य में पता लगाया गया है, आम तौर पर व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त और सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत मिलन पर जोर देती है, जो कुछ अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। इन अधिकारों और दायित्वों में आम तौर पर यौन पहुंच, श्रम और संपत्ति के अधिकार, साथ ही संतानों के प्रति जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। इस बात पर विचार करते समय कि क्या कुछ रिश्ते इस परिभाषा में फिट बैठते हैं, यह जांचना महत्वपूर्ण है कि ये रिश्ते पारंपरिक अपेक्षाओं और मानदंडों के अनुरूप या उनसे कैसे भिन्न हैं। पश्चिमी मिस्र में समलैंगिक संघों का क्लाइन का विवरण। क्लाइन 1936 पश्चिमी मिस्र में समलैंगिक संबंधों का एक दिलचस्प विवरण प्रदान करता है, जहां ऐसे संबंधों को स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भ में मान्यता दी गई और सहन किया गया। ये मिलन, हालांकि कई अन्य संस्कृतियों में प्रचलित विषमलैंगिक मानदंडों के अनुरूप नहीं थे, इनमें आपसी समर्थन, साहचर्य और कभी-कभी यौन संबंधों के तत्व शामिल थे।
यह निर्धारित करने के लिए कि क्या गॉफ की विवाह की परिभाषा में ये समलैंगिक संबंध शामिल हैं, हमें कई प्रमुख घटकों की जांच करने की आवश्यकता है। सामाजिक मान्यता और स्वीकृति। क्लाइन के अनुसार इन समलैंगिक संबंधों को समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया, जो सामाजिक मान्यता के स्तर का सुझाव देता है। अधिकार और दायित्व। यदि इन यूनियनों में साझा श्रम या संपत्ति अधिकार जैसी पारस्परिक जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, तो वे गफ की अवधारणा के साथ अधिक निकटता से जुड़ेंगे। यौन पहुंच। यह मानते हुए कि इन संबंधों में यौन संबंध शामिल हैं, वे गफ की परिभाषा के एक और मानदंड को पूरा करते हैं। इन बिंदुओं को देखते हुए, यदि गफ की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें ऐसे संघों को शामिल किया जा सकता है जिनमें आपसी दायित्व और सामाजिक मान्यता शामिल है, तो इसमें वास्तव में क्लाइन द्वारा वर्णित समलैंगिक संघ भी शामिल हो सकते हैं। भोपाल में 2 लड़कियों का मामला। अगस्त 2004 में हिंदुस्तान टाइम्स की खबर भोपाल में 2 युवा लड़कियों की कहानी बताती है जिन्होंने सामाजिक दबाव और उन्हें अलग करने के प्रयासों के बावजूद एक साथ रहने का फैसला किया। यह मामला विवाह की परिभाषा और गैर-विषम मानकीय संबंधों पर इसकी प्रयोज्यता के बारे में प्रासंगिक प्रश्न उठाता है। सामाजिक मान्यता। प्रारंभ में उनके संघ को औपचारिक सामाजिक मान्यता का अभाव है, जैसा कि उनके परिवारों और अधिकारियों के विरोध से स्पष्ट है। आपसी प्रतिबद्धता। लड़कियों का एक साथ रहने और सामाजिक दबाव का विरोध करने का निर्णय एक मजबूत आपसी प्रतिबद्धता का सुझाव देता है। अधिकार और दायित्व। हालांकि लेख में उनकी आर्थिक या सामाजिक व्यवस्था का विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन लड़कियों की अवज्ञा आपसी जिम्मेदारियों को संभालने की इच्छा को इंगित करती है। यदि हम गफ की पारंपरिक परिभाषा का सख्ती से पालन करते हैं, जो औपचारिक मान्यता और सामाजिक स्वीकृति पर जोर दे सकती है, तो यह मामला इसके दायरे से बाहर हो सकता है। हालांकि यदि हम अधिक समावेशी व्याख्या अपनाते हैं, जो आपसी प्रतिबद्धता और व्यक्तिगत एजेंसी को महत्व देती है, तो इस रिश्ते को विवाह का एक रूप माना जा सकता है। विवाह की एक क्रॉस सांस्कृतिक रूप से लागू परिभाषा तैयार करना। सभी संस्कृतियों में व्यापक प्रयोज्यता के साथ विवाह की परिभाषा बनाने के लिए मानवीय रिश्तों की विविधता और सामाजिक मानदंडों की विकसित प्रकृति को स्वीकार करना आवश्यक है। यहाँ एक प्रस्तावित परिभाषा है। विवाह व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक और या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मिलन है जो आपसी समर्थन, सहवास, यौन संबंधों और, जहां लागू हो, पालन पोषण के संबंध में अधिकार और जिम्मेदारियां स्थापित करता है। यह मिलन प्रेम, साहचर्य, आर्थिक सहयोग और या सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथाओं पर आधारित हो सकता है। प्रस्तावित परिभाषा का औचित्य। समावेशिता। यह परिभाषा विवाह को विषमलैंगिक संघों तक सीमित नहीं करती है, जिससे समानलिंग विवाह और साझेदारी के अन्य गैरपारंपरिक रूपों की वैधता को स्वीकार किया जाता है। लचीलापन। सामाजिक और या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त बताते हुए परिभाषा उन समाजों को समायोजित करती है जहां कानूनी मान्यता सत्यापन का प्राथमिक रूप नहीं है। व्यापक। इसमें आपसी सहयोग, सहवास और पालन पोषण जैसे पहलुओं को शामिल करते हुए रिश्तों और उनकी सामाजिक भूमिकाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं का उल्लेख करके परिभाषा उन विविध तरीकों का सम्मान करती है जिनमें विवाह की संकल्पना की जाती है और विश्व स्तर पर इसका अभ्यास किया जाता है। निष्कर्ष। पश्चिमी मिस्र में समलैंगिक संबंधों के बारे में क्लाइन के विवरण और भोपाल में 2 लड़कियों के मामले का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि गफ की विवाह की परिभाषा मूलभूत होते हुए भी आज मानवीय रिश्तों की विविधता को पूरी तरह से शामिल नहीं कर सकती है। लोगों द्वारा संघ बनाने के असंख्य तरीकों को समायोजित करने के लिए एक अधिक समावेशी और लचीली परिभाषा आवश्यक है।
विवाह की यह पुनर्परिभाषित अवधारणा व्यक्तिगत एजेंसी और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करती है, एक ऐसी रूपरेखा प्रदान करती है जो सार्वभौमिक रूप से लागू हो सकती है। विस्तारित विश्लेषण। क्लाइन का पश्चिमी मिस्र में समलैंगिक संबंधों का विवरण। पश्चिमी मिस्र में समलैंगिक संबंधों की क्लाइन 1936 की खोज से मानवीय रिश्तों की सूक्ष्म समझ का पता चलता है जो विवाह की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। ये संघ विषमलैंगिक मानदंड से भिन्न होते हुए भी समुदाय के सामाजिक तानेबाने में एकीकृत थे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। दुनिया के कई हिस्सों में विषमलैंगिक संबंधों के साथ साथ समानलिंग संबंध भी अस्तित्व में हैं, अक्सर स्वीकृति और मान्यता की अलग-अलग डिग्री के साथ। ग्रीस और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताओं में समलैंगिक संबंध, विशेष रूप से पुरुषों के बीच, असामान्य नहीं थे और इसमें मार्गदर्शन, साहचर्य और यौन संबंधों के तत्व शामिल हो सकते थे। इसी तरह पश्चिमी मिस्र में क्लाइन ने दस्तावेजीकरण किया कि कैसे समलैंगिक संबंधों, विशेषकर पुरुषों के बीच, को उनके समुदायों द्वारा मान्यता दी गई थी। ये रिश्ते अक्सर उनकी सामाजिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं के संदर्भ में विषमलैंगिक विवाहों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसमें साझेदार एक दूसरे को भावनात्मक और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। सामाजिक मान्यता एवं स्वीकृति। तथ्य यह है कि इन संघों को सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त थी। यह दर्शाता है कि वे अपने सांस्कृतिक संदर्भ में एक निश्चित वैधता रखते थे। यह मान्यता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों के आधार पर विविध रूप ले सकता है। अधिकार आयर दायित्व। हालांकि इन यूनियनों में आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विशिष्ट विवरण विरल हो सकते हैं, लेकिन यह अनुमान लगाना उचित है कि कई अन्य सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त साझेदारियों की तरह उनमें आपसी दायित्व शामिल थे। इनमें साझा श्रम और संपत्ति के अधिकार से लेकर सांप्रदायिक जिम्मेदारियां और समर्थन नेटवर्क तक शामिल हो सकते हैं। विस्तृत विश्लेषण। भोपाल में 2 लड़कियों का मामला। भोपाल की 2 लड़कियों की कहानी गैरपारंपरिक रिश्तों में व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली समकालीन चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, खासकर कठोर सामाजिक मानदंडों वाले समाजों में। सामाजिक दबाव और प्रतिरोध। अपने परिवार के विरोध और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बावजूद लड़कियों का एक साथ रहने का निर्णय उनकी प्रतिबद्धता की ताकत को रेखांकित करता है। जबरन विषमलैंगिक विवाह और सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध अवज्ञा का यह कार्य व्यक्तिगत एजेंसी और स्वायत्तता का एक शक्तिशाली दावा है। कानूनी एवं सामाजिक मान्यता। दुनिया के कई हिस्सों में समलैंगिक संबंधों और विवाहों को अभी भी कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिली है। हालांकि कानूनी मान्यता के अभाव से इन रिश्तों की वैधता या महत्व कम नहीं होता है। भोपाल का मामला बताता है कि कैसे व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और आपसी सहयोग औपचारिक मान्यता के बिना भी विवाह जैसा रिश्ता बना सकते हैं। व्यापक निहितार्थ। यह मामला व्यापक सामाजिक परिवर्तनों और रिश्तों के विविध रूपों की बढ़ती मान्यता को भी दर्शाता है। जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, मानव अधिकारों और समानता के लिए आंदोलनों द्वारा संचालित समानलिंग संघों की मान्यता और स्वीकृति की वकालत बढ़ रही है। गैरपारंपरिक विवाहों के अतिरिक्त उदाहरण। विभिन्न संस्कृतियों में विवाह परिभाषाओं की प्रयोज्यता को और अधिक समझने के लिए आइए और उदाहरण देखें। केन्या में नंदी महिलापति। केन्या के नंदी लोगों के बीच एक प्रथा मौजूद है जहां एक महिला, विशेष रूप से पुरुष उत्तराधिकारियों के बिना, दूसरी महिला से शादी कर सकती है। महिला पति पुरुष की भूमिका निभाती है और विवाहित महिला पुरुष साझेदारों के साथ बच्चे पैदा कर सकती है। बच्चों को महिला पति के वंश से संबंधित माना जाता है। यह प्रथा विवाह की पश्चिमी धारणाओं से भिन्न होते हुए भी कई प्रमुख मानदंडों को पूरा करती है। सामाजिक मान्यता।
पारस्परिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक वंशावली की स्थापना। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि विवाह में एक विषमलैंगिक जोड़ा शामिल होना चाहिए और इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सांस्कृतिक प्रथाएं विवाह संस्था को कैसे आकार देती हैं। चीन में मोसुओ वॉकिंग शादियां। चीन के मोसुओ लोग वॉकिंग मैरिज के नाम से जाने जाते हैं, जहां पार्टनर एक साथ नहीं रहते हैं। इसके बजाय पुरुष रात में महिलाओं के घर जाते हैं और सुबह अपने परिवार में लौट आते हैं। बच्चों का पालन पोषण मां और उसके परिवार द्वारा किया जाता है, जिसमें चाचा महत्वपूर्ण पैतृक भूमिका निभाते हैं। विवाह का यह रूप मातृसत्तात्मक है और पितृसत्तात्मक और सहवास आधारित विवाहों से एकदम विपरीत है। यह दर्शाता है कि विवाह में आवश्यक रूप से सहवास या पारंपरिक लिंग भूमिकाएं शामिल नहीं होती हैं, जिससे विवाह की परिभाषा और व्यापक हो जाती है। विवाह की संशोधित परिभाषा, एक अंतरसांस्कृतिक दृष्टिकोण। विवाह प्रथाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक परिष्कृत परिभाषा दी गई है। विवाह सामाजिक और या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के बीच एक मिलन है, जो आपसी अधिकारों और जिम्मेदारियों का एक ढांचा स्थापित करता है, जिसमें सहवास, यौन संबंध, आर्थिक सहयोग और पालन पोषण शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह मिलन सांस्कृतिक, धार्मिक या व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित है और इसमें विभिन्न प्रकार के रूप शामिल हो सकते हैं, जिनमें विषमलैंगिक और समानलिंग भागीदारी शामिल है। परिष्कृत परिभाषा का औचित्य एवं विश्लेषण। समावेशिता और लचीलापन। संशोधित परिभाषा स्पष्ट रूप से सामाजिक और कानूनी मान्यता दोनों की संभावना को स्वीकार करती है, जिससे इसे उन समाजों पर लागू करने की अनुमति मिलती है जहां कानूनी प्रणालियां विवाह को औपचारिक रूप नहीं दे सकती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के संबंध भी शामिल हैं, जिनमें साथ रहने वाले साझेदारों से लेकर चल विवाह या महिला पति की व्यवस्था वाले साझेदार तक शामिल हैं। पारस्परिक अधिकारों और उत्तरदायित्वों पर जोर। आपसी अधिकारों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करके परिभाषा विवाह के मुख्य कार्यों पर प्रकाश डालती है: समर्थन, सहयोग और पारिवारिक या आर्थिक इकाइयों की स्थापना। यह जोर विभिन्न संस्कृतियों में विवाह के अंतर्निहित उद्देश्यों के अनुरूप है। सांस्कृतिक और व्यक्तिगत सिद्धांत। विवाह प्रथाओं को सूचित करने वाले सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यक्तिगत सिद्धांतों को स्वीकार करने से यह सुनिश्चित होता है कि परिभाषा दुनिया भर में रिश्तों को आकार देने वाले विविध मूल्यों और मानदंडों के प्रति संवेदनशील है। यह सांस्कृतिक संवेदनशीलता उस परिभाषा के लिए महत्वपूर्ण है जिसका उद्देश्य अंतरसांस्कृतिक रूप से लागू होना है। निष्कर्ष। पश्चिमी मिस्र में समलैंगिक संबंधों और भोपाल में 2 लड़कियों के मामले की खोज में यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाह की पारंपरिक परिभाषाएं मानवीय रिश्तों के पूर्ण स्पेक्ट्रम को पकड़ने में कम पड़ सकती हैं। जैसा कि प्रस्तावित है, एक अधिक समावेशी और लचीली परिभाषा विवाह को उसके विभिन्न रूपों में समझने के लिए एक बेहतर रूपरेखा प्रदान करती है। यह परिष्कृत परिभाषा व्यक्तिगत एजेंसी, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक मानदंडों की विकसित प्रकृति का सम्मान करती है, जो अंतरसांस्कृतिक तुलना के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। उन परिभाषाओं के साथ एक और समस्या है जो बच्चों के वैधीकरण को विवाह का एक अनिवार्य हिस्सा बनाती है। क्या इसका मतलब यह है कि बच्चों के बिना विवाह अमान्य है? क्या विवाह केवल संतानोत्पत्ति से अधिक कुछ नहीं है? यदि बच्चे न हों तो क्या विवाह अस्तित्व में नहीं रह सकता? बोहन 1949 ने दाहोमियन विवाह पर चर्चा की और एक पत्नी के रूप में एक महिला के अधिकारों, उक्सोरिम में अधिकार, को उसके द्वारा पैदा होने वाले बच्चों के अधिकार, जेनेट्रिसिम में अधिकार, से अलग किया। 5 मई 2005 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था, आदमी ने एचसी से कहा, पत्नी मेरे बच्चे का गर्भपात नहीं करा सकती,
उन्होंने पिता बनने के अपने अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय से अपील की। यह इस बात का उदाहरण है कि हमें किस प्रकार के अधिकारों के बारे में सोचने की जरूरत है। ये मीडिया रिपोर्टें विवाह में शामिल अधिकारों की धारणाओं में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाती हैं। उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि लीच 1961-105 यह कहने में सही हो सकता है कि विवाह की सभी सार्वभौमिक परिभाषाएं व्यर्थ हैं, और नीधम 1971 यह कहने में भी सही है कि अंतर सांस्कृतिक संदर्भों में विवाह क्रमिक समानता को संदर्भित करता है और प्रतिबिंबित नहीं करता है सामान्य संरचनात्मक विशेषताएं। गफ 1959-23 भी विवाह को एक खुली जांच सूची के साथ बहुरूपिया मानते हैं। आप पूछ सकते हैं कि यदि विवाह इतना विविध है तो हम विवाह शब्द का उपयोग क्यों करते हैं और इन रिश्तों को किसी अन्य शब्द से क्यों नहीं पुकारते? इसका उत्तर यह है कि विवाह शब्द उस संदर्भ को संदर्भित करता है जिसमें यह मौजूद है, और हमें इसे तब तक बनाए रखने की आवश्यकता है जब तक हम किसी अन्य शब्द पर सहमत नहीं हो जाते। भारत में विषमानकीय और पितृसत्तात्मक समाज में विवाह को रीतिरिवाज और कानून द्वारा परिभाषित और अनुमोदित किया जाता है। परिभाषा में लिंग, श्रम विभाजन और अन्य कर्तव्यों और विशेषाधिकारों से संबंधित व्यवहार के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। विवाह से पैदा हुए बच्चों को विवाहित जोड़े की वैध संतान माना जाता है। वैवाहिक कला में वृद्धि ने अदालतों के सामने पितृत्व के अधिकार बनाम एक महिला के अपने शरीर पर अधिकार के बारे में कठिन प्रश्न ला दिए हैं। विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में वैधता का मुद्दा महत्वपूर्ण है। विवाह न केवल यौन संतुष्टि का एक साधन है, बल्कि परिवार की निरंतरता और व्यक्तियों और समूहों के बीच गठबंधन की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक तंत्र का एक सेट भी है। इस अर्थ में भारत में विवाह लगभग एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। संस्कृति के वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ विवाह समारोह भारत में विवाह का सबसे स्पष्ट संदर्भ है। तो आप इस बात से सहमत होंगे कि विवाह शब्द को बनाए रखना और इसके वैचारिक और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में इस पर चर्चा करना कठिन नहीं है। 11.3 विवाह क्या और क्यों? आप भारत के कई समुदायों के धार्मिक ग्रंथों का हवाला दे सकते हैं जो विवाह में शामिल उद्देश्य, अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित करते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदुओं में विवाह एक सामाजिक धार्मिक कर्तव्य है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे धर्मशास्त्र ट्राउटमैन 1981 देखें, विवाह के 3 मुख्य उद्देश्य सूचीबद्ध करते हैं: धर्म, कर्तव्य, प्रजा, संतान और रति, कामुक सुख। ये उद्देश्य दर्शाते हैं कि विवाह समाज और व्यक्ति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। विवाह बच्चे पैदा करने का एक कानूनी और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त तरीका प्रदान करता है, विशेषकर बेटे जो परिवार का नाम आगे बढ़ाएंगे और मृत पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करेंगे। कई हिंदू बेटों को बुढ़ापे में माता पिता के लिए सहारा के स्रोत और परिवार की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। जीवन के 4 चरणों की हिंदू प्रणाली में विवाह एक व्यक्ति को गृहस्थ बनने की अनुमति देता है। शादी के बिना पुरुष और महिला दोनों को अधूरा माना जाता है। इस विवरण से पता चलता है कि हिंदू विवाह एक विषम मानक, पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना में स्थित है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन अंतर्धार्मिक विवाहों का कड़ा विरोध करते हैं। न्याय पर आधारित विवाह के भीतर समानता की धारणा विवाह की हिंदू अवधारणा में मौजूद नहीं है। यही कारण है कि ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई जैसे समाज सुधारकों, जिन्होंने 1848 में अछूत लड़कियों के लिए एक स्कूल और 1854 में उच्च जाति की विधवाओं के लिए एक घर की स्थापना की, ने विवाह को बदलने की कोशिश की है। सत्यशोधक समाज की कार्यकर्ता ताराबाई शिंदे ने अपने लेख स्त्री पुरुष तुलना में
लैंगिक संबंधों की आलोचना करते हुए विवाह और वेश्यावृत्ति के यौन अर्थशास्त्र पर एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में चर्चा की। दक्षिणी भारत में ईवी रामास्वामी नायकर ने हिंदू रूढ़िवादिता को चुनौती दी और आत्मसम्मान विवाह की सिफारिश की, जिसने विवाह को धार्मिक संस्कारों से अलग कर दिया। इसी तरह अंबेडकर के मनुस्मृति को जलाने और 1927 में हिंदू धर्म की पहेलियां लिखने के साथ साथ हिंदू धार्मिक मूर्तियों के खिलाफ पेरियार के प्रतीकात्मक कृत्यों ने भारत में विवाह संस्था की आलोचनात्मक जांच की। समाज सुधारकों के प्रयासों के बावजूद भारत में अन्य समुदाय भी विवाह को एक आवश्यक दायित्व के रूप में देखते हैं। इस्लाम विवाह को सुन्नत एक दायित्व के रूप में देखता है जिसे हर मुसलमान को पूरा करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1 मई 2005 को एक मॉडल निकाहनामा जारी किया, जिसमें सामाजिक सुधारों और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई। मॉडल निकाहनामा पत्नी के भोजन, आश्रय, कपड़े, चिकित्सा उपचार और रखरखाव के अधिकारों को स्वीकार करता है और दहेज को अपराध घोषित करता है। यह वर्तमान स्कूल और कॉलेज जाने वाली पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित करता है और हालांकि यह 3 तलाक की संस्था को जारी रखता है, लेकिन तलाक को अंतिम विकल्प बनाता है। ईसाई धर्म भी विवाह को जीवन के लिए महत्वपूर्ण मानता है और पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों और कर्तव्यों पर जोर देता है। विवाह महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत कम पुरुष और महिलाएं अविवाहित रहते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट CSWI 1974-81 के अनुसार भारत में केवल 0.5% महिलाएं कभी शादी नहीं करतीं। भारत में अधिकांश लड़कियां शादी को अपनी नियति मानती हैं और मातृत्व एक पोषित उपलब्धि है। केवल बहुत ही कम प्रतिशत पुरुष और महिलाएं अपनी पसंद से अविवाहित रहते हैं। भारत में विवाह की लगभग सार्वभौमिकता के बावजूद विवाह के लक्ष्य बदल रहे हैं, खासकर शहरी और शिक्षित लोगों के लिए। बड़े परिवारों के बजाय छोटे परिवारों को स्पष्ट प्राथमिकता दी जाती है और युवा जोड़े शादी को केवल संतानोत्पत्ति के बजाय आत्मसंतुष्टि के रिश्ते के रूप में देखते हैं। दलित महिलाओं के बीच जाति और लैंगिक हिंसा के खिलाफ एक मजबूत विरोध आंदोलन भी है और केवल अनुलोम विवाह, उच्च जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से शादी करते हैं, को कानूनी मान्यता देते हैं, न कि प्रतिलोम विवाह, उच्च जाति की महिलाएं निचली जाति के पुरुषों से शादी करती हैं। निचली जाति और दलित समुदायों के बीच सुधारों में खंडोबा और येलम्मा जैसे देवताओं से विवाहित महिलाओं और पुरुषों का पुनर्वास शामिल है। उदाहरण के लिए, कार्यकर्ता गणपतराव हनुमंतराव गायकवाड़ ने शिवुबाई लक्ष्मण जाधव से शादी की, जो एक दिव्य महिला थी। भारत में विवाह और इसके बदलते पैटर्न पर चर्चा में इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए। आप शायद पहले से ही बाल विवाह का विरोध करने और लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु के लिए कानून बनाने में समाज सुधारकों की भूमिका के बारे में जानते होंगे। भारत में कम उम्र में शादी करना काफी आम है। हालांकि 18वीं और 19वीं सदी से ही बाल विवाह को रोकने के प्रयास होते रहे हैं। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिराव फुले जैसे लोगों ने उस समय बाल विवाह का विरोध किया था। आजकल भारत में लोगों की शादी की उम्र कम जन्म दर वाले कई अन्य देशों की तुलना में कम है। विवाह की उम्र में यह अंतर विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और जाति समूहों के बीच भिन्न हो सकता है। भारत में शादी की औसत उम्र काफी कम है। कम उम्र में शादी करने के जोखिमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के कानूनों और प्रयासों के बावजूद लोगों की शादी करने की उम्र कम बनी हुई है। उदाहरण के लिए, 1991 में महिलाओं की शादी की औसत आयु राजस्थान में 17.5 वर्ष से लेकर असम में 21.1 वर्ष तक थी। कुल मिलाकर यह 18.3 था।
ग्रामीण इलाकों में विवाह मेलों की खबरें हैं, जहां 15 साल की उम्र की लड़कियों की शादी की जाती है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में अभी भी बाल विवाह होते हैं। हालांकि सकारात्मक बदलाव भी हैं। कुछ क्षेत्रों में लड़कियां ऐसे विवाह मेलों में भाग लेने से इनकार कर रही हैं और इसके बजाय अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं। वे जानते हैं कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है। यह भारत में विवाह के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। 1961 से 1991 तक लड़कियों की शादी की औसत उम्र 16.1 से बढ़कर 19.3 साल हो गई। लेकिन भले ही शादी की उम्र बढ़ रही है, फिर भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक बड़ा अंतर है। भारत में अलग-अलग समुदायों में शादी की उम्र भी अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, पहाड़ी जनजातियां अक्सर 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से शादी करती हैं, जबकि ईसाई, पारसी और शहरों में कुछ शिक्षित लोग देर से शादी करते हैं। भारत में विवाह की उम्र के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए एक अभ्यास करने का सुझाव दिया गया है। चिंतन और कार्रवाई 11.2 विवाह के निम्नलिखित पहलुओं पर अपने परिवार और अपने पड़ोस के कम से कम 50 विवाहित व्यक्तियों का साक्षात्कार लें। कृपया अपने 50 व्यक्तियों के नमूने में कम से कम 50% महिलाओं को शामिल करना सुनिश्चित करें। प्रश्न पूछने से पहले प्रत्येक व्यक्ति की उम्र, लिंग, शैक्षिक योग्यता और धर्म पर ध्यान दें। क्या आपके परिवार में कोई 35 वर्ष की आयु के बाद अविवाहित रहा है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? 2. आपकी शादी किस उम्र में हुई? इकाई में जो चर्चा की गई है उसके उत्तर जोड़ें और पता लगाएं कि क्या व्यक्ति अपनी पसंद से या आवश्यकता से अविवाहित रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि क्या उसने अविवाहित रहने का स्वैच्छिक निर्णय लिया है, या फिर शारीरिक दोष, परिवार की खराब आर्थिक स्थिति या दहेज आदि कारणों से व्यक्ति अविवाहित रह गया है। दूसरे, विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र से काफी कम या अधिक उम्र में व्यक्ति की शादी के कारणों का पता लगाएं। अपने अध्ययन केंद्र में अन्य छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों के साथ अपने उत्तरों की तुलना करें और अपने निष्कर्षों के आधार पर मेरे परिवार और पड़ोस में विवाह की उम्र पर 1000 शब्दों का एक छोटा निबंध लिखें। एक इग्नू छात्र के रूप में मुझे अपने परिवार और पड़ोस में विवाह के पहलुओं पर साक्षात्कार आयोजित करने का काम सौंपा गया था। मैंने विभिन्न व्यक्तियों से अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने के लिए एक यात्रा शुरू की। प्रश्न पूछने से पहले मैंने प्रत्येक प्रतिभागी की पृष्ठभूमि की व्यापक समझ सुनिश्चित करने के लिए उनकी उम्र, लिंग, शैक्षिक योग्यता और धर्म को ध्यानपूर्वक नोट किया। परिचय। विवाह समाज में गहराई से स्थापित एक संस्था है जो संस्कृतियों, धर्मों और समुदायों में अलग-अलग महत्व रखती है। जिस उम्र में लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, उसकी खोज करने से जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना को प्रभावित करने वाले कई कारकों का पता चलता है। 50 विवाहित व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार के माध्यम से मैंने विवाह के समय और मेरे परिवार और पड़ोस में 35 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित व्यक्तियों की व्यापकता के पीछे के कारणों की पड़ताल करने की कोशिश की। जनसांख्यिकीय प्रोफाइल। साक्षात्कार की बारीकियों में जाने से पहले प्रतिभागियों की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को रेखांकित करना अनिवार्य है। नमूने में विभिन्न आयु समूहों, शैक्षिक पृष्ठभूमि और धार्मिक संबद्धता वाले व्यक्ति शामिल थे। आयु वितरण। प्रतिभागियों की आयु 25 से 65 वर्ष के बीच थी, जो वयस्कता के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते थे। लिंग अनुपात। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए नमूने में पुरुषों और महिलाओं का समान अनुपात शामिल था। शैक्षिक योग्यताएं। शैक्षिक स्पेक्ट्रम न्यूनतम औपचारिक शिक्षा वाले व्यक्तियों से लेकर उन्नत डिग्री वाले व्यक्तियों तक था। धार्मिक विविधता। प्रतिभागी हिंदू धर्म, इस्लाम,
ईसाई धर्म और सिख धर्म सहित विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से थे। साक्षात्कार के निष्कर्ष आए। 35 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित व्यक्ति। प्रतिभागियों में से एक महत्वपूर्ण हिस्से ने स्वीकार किया कि उनके परिवार के सदस्य 35 वर्ष की आयु के बाद भी अविवाहित हैं। इस घटना के लिए उद्धृत कारण व्यापक रूप से भिन्न है। व्यक्तिगत पसंद। कई व्यक्तियों, दोनों पुरुषों और महिलाओं, ने विवाह से अधिक करियर, व्यक्तिगत विकास या अन्य गतिविधियों को प्राथमिकता देने का जानबूझकर निर्णय व्यक्त किया। वित्तीय बाधाएं। आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी या बूढ़े माता-पिता पर वित्तीय निर्भरता ने कुछ व्यक्तियों के लिए विवाह की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न की। सामाजिक कलंक। सामाजिक दबाव, विशेष रूप से लैंगिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं से संबंधित, ने कुछ लोगों को वैवाहिक संबंधों में प्रवेश करने से रोका। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। विकलांगता सहित शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को एक उपयुक्त साथी खोजने में बाधा के रूप में उद्धृत किया गया था। अनुकूलता का अभाव। कुछ व्यक्तियों ने अनुकूल जीवन साथी खोजने की चुनौती पर जोर दिया, जिसके कारण वे अकेले रह गए। 2. विवाह के समय आयु। जिस उम्र में व्यक्ति विवाह बंधन में बंधते हैं, वह काफी भिन्न होती है, जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और प्रेरणाओं को दर्शाती है। जल्दी विवाह। पारिवारिक अपेक्षाएं, सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक परंपराएं जैसे कारक अक्सर कम उम्र में विवाह को प्रेरित करते हैं, खासकर ग्रामीण या रूढ़िवादी सेटिंग्स में। परिवार पर वित्तीय बोझ को कम करने या पारिवारिक गठबंधनों को सुरक्षित करने की इच्छा सहित आर्थिक विचारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विलंबित विवाह। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, विलंबित विवाह को अक्सर उच्च शिक्षा हासिल करने, स्थिर करियर स्थापित करने या व्यक्तिगत स्वायत्तता को प्राथमिकता देने जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। विशेष रूप से महिलाएं घर बसाने से पहले शैक्षिक और व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विलंबित विवाह का विकल्प चुन रही हैं। तुलनात्मक विश्लेषण। मेरे अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ मेरे निष्कर्षों की तुलना करने पर हमारे संबंधित सामाजिक क्षेत्रों में विवाह की उम्र में समानताएं और असमानताएं दोनों सामने आईं। हालांकि विवाह को प्रभावित करने वाली प्रेरणाएं और परिस्थितियां भिन्न थीं, फिर भी कुछ प्रवृत्तियां उभरीं। शैक्षिक प्राप्ति। उच्च स्तर की शिक्षा वाले व्यक्ति वैवाहिक दायित्वों को निभाने से पहले व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता देते हुए बाद में शादी करते हैं। लिंग गतिशीलता। विशेष रूप से महिलाओं ने स्वतंत्रता, करियर में उन्नति और व्यक्तिगत पूर्ति की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर विलंबित विवाह की ओर रुझान प्रदर्शित किया। हालांकि सामाजिक अपेक्षाएं और पारिवारिक दबाव, विशेष रूप से रूढ़िवादी या पितृसत्तात्मक सेटिंग्स में, प्रभाव डालते रहे। आर्थिक कारक। वित्तीय स्थिरता विवाह के समय के एक महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में उभरी है। आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्ति अक्सर वित्तीय आवश्यकता के कारण पहले शादी कर लेते हैं। निबंध। मेरे परिवार और पड़ोस में विवाह की उम्र। जिस उम्र में व्यक्ति विवाह की यात्रा शुरू करना चुनते हैं, वह सांस्कृतिक मानदंडों, सामाजिक आर्थिक कारकों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं का एक जटिल परस्पर क्रिया है। मेरे पारिवारिक और पड़ोस के 50 विवाहित व्यक्तियों के साक्षात्कार के माध्यम से मुझे इस घटना की बहुमुखी प्रकृति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। मेरे परिवार और पड़ोस में शादी की उम्र एक व्यापक दायरे में फैली हुई है, जो इन समुदायों के व्यक्तियों की विविध पृष्ठभूमि और अनुभवों को दर्शाती है। जबकि कुछ लोग परंपरा, आर्थिक विचारों या सामाजिक अपेक्षाओं से प्रेरित होकर शीघ्र विवाह का विकल्प चुनते हैं, वहीं अन्य लोग वैवाहिक बंधन में बंधने से पहले व्यक्तिगत विकास, शिक्षा और करियर को प्राथमिकता देते हैं। 35 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित व्यक्तियों की व्यापकता विवाह की विकसित होती प्रकृति को रेखांकित करती है, जिसमें बढ़ती संख्या पारंपरिक पारिवारिक अपेक्षाओं पर व्यक्तिगत स्वायत्तता,
आत्मसंतुष्टि और व्यक्तिगत एजेंसी को प्राथमिकता देने का विकल्प चुन रही है। लिंग की गतिशीलता भी शादी की उम्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महिलाएं तेजी से अपनी स्वायत्तता पर जोर दे रही हैं और शैक्षिक और व्यावसायिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए शादी में देरी कर रही हैं। हालांकि स्थापित लिंग मानदंड और सामाजिक अपेक्षाएं व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं पर पारंपरिक भूमिकाओं और समयसीमा के अनुरूप दबाव डालने का दबाव जारी रखती हैं। आर्थिक कारक विवाह के निर्णय को और अधिक जटिल बना देते हैं। वित्तीय स्थिरता अक्सर वैवाहिक संबंधों के समय को निर्धारित करती है। जहां कुछ लोग आर्थिक आवश्यकता के कारण जल्दी शादी कर लेते हैं, वहीं अन्य लोग वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता हासिल करने के लिए शादी में देरी करते हैं। निष्कर्षतः, मेरे परिवार और पड़ोस में शादी की उम्र सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाती है। जबकि परंपरा और सामाजिक अपेक्षाएं विवाह निर्णयों को प्रभावित करती रहती हैं, व्यक्तिगत स्वायत्तता, व्यक्तिगत पूर्ति और उच्च आकांक्षाओं की खोज की ओर एक स्पष्ट बदलाव देखा जा रहा है। विवाह निर्णयों को आकार देने वाली विविध प्रेरणाओं और परिस्थितियों को समझकर हम इस शाश्वत संस्था की विकसित प्रकृति की बेहतर सराहना कर सकते हैं। विवाह के नियम। हर समाज में इस बारे में नियम है कि कौन एक दूसरे से शादी कर सकता है और कौन नहीं। अनाचार नियम। अनाचार नियम तय करते हैं कि आप करीबी रिश्तेदारों की तरह किससे शादी नहीं कर सकते। क्या आप ऐसे 10 लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे आप कभी शादी नहीं कर सकते? यदि हाँ, तो आप अनाचार नियमों को समझते हैं। अनाचार का अर्थ है करीबी परिवार से शादी करना। सकारात्मक और नकारात्मक नियम। विवाह के लिए 2 प्रकार के नियम हैं। सकारात्मक नियम कहते हैं कि आप किससे शादी कर सकते हैं, जैसे आपके अपने समूह के लोग। भारत में इसका मतलब अक्सर अपनी ही जाति या उपजाति के किसी व्यक्ति से शादी करना होता है। नकारात्मक नियम कहते हैं कि आप किससे शादी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, उच्च जाति के हिंदुओं में आप अपने ही गोत्र के किसी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते। क्या आपने समाचारों में एक ही गोत्र के लोगों के बीच विवाह के बारे में सुना है? कुछ स्थानीय समूहों ने ऐसे जोड़ों को दंडित किया है, लेकिन अदालतों ने कहा है कि उनकी शादियां ठीक हैं। इससे पता चलता है कि विवाह नियमों के बारे में विचार किस प्रकार बदल रहे हैं। यहाँ तक कि अपने ही समूह में शादी करने के विचार पर भी अब हमेशा सहमति नहीं होती है। इन नियमों के बारे में अधिक जानने के लिए आप इग्नू के बीए कार्यक्रम में ESO 12 के ब्लॉक 3 में इकाई 7 का अध्ययन कर सकते हैं। अंतरजातीय, अंतरधर्म और समानलिंग विवाह। आपने देखा होगा कि आजकल विभिन्न जातियों या धर्मों के लोगों के बीच अधिक शादियां होती हैं। कानूनी तौर पर ये शादियां वैध हैं और समाज इन्हें अधिक स्वीकार करने लगा है। जब तक इन विवाहों में एक पुरुष और एक महिला शामिल होते हैं, भारतीय समाज आमतौर पर इसे मंजूरी देता है। लेकिन अन्य प्रकार के विवाह भी हो रहे हैं, जैसे समलैंगिक विवाह। हम अभी तक निश्चित नहीं हैं कि इन रिश्तों को क्या कहा जाए। अभी अधिकांश विवाह इस विचार का पालन करते हैं कि एक पुरुष एक महिला से शादी करता है, जिससे अन्य प्रकार के रिश्तों को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। हमें यकीन नहीं है कि मुख्यधारा की संस्कृति में विचित्र या हाशिए पर मौजूद कामुकता को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। प्रवासी जनजातियों की स्थिति। आइए भारत में जनजातीय समुदायों से संबंधित अक्सर अनदेखी की गई स्थिति के बारे में बात करें। जैसे जैसे कई जनजातीय समूहों के जीवन के पारंपरिक तरीके और अर्थव्यवस्थाएं लुप्त होती जा रही हैं, वे प्रवासी मजदूरों के रूप में काम करने लगते हैं। अपने गृह क्षेत्र में रहने का मतलब भुखमरी का सामना करना है, इसलिए वे जीवित रहने के लिए काम की तलाश में कहीं और चले जाते हैं। दुर्भाग्य से कई प्रवासी आदिवासी महिलाएं यौन शोषण के निरंतर भय में रहती हैं।
इस वास्तविकता को देखते हुए क्या भारतीय जनजातीय समुदायों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विवाहों पर चर्चा करना वास्तव में उचित है? अधिक जानकारी के लिए हम प्रवासी आदिवासी महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिला विकास अध्ययन केंद्र के तहत 1987 में बनर्जी, 1987 में मित्रा, 1995 में शेंक सैंडबर्गेन और 1995 में सेन द्वारा किए गए अध्ययनों का उल्लेख कर सकते हैं। विवाहित वयस्कों के लिए नियम। उपरोक्त मुद्दों के अलावा हमें उन नियमों पर भी विचार करना चाहिए जो विवाहित व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। नकारात्मक नियमों में व्यभिचार के विरुद्ध नियम शामिल हैं, जो पहले से शादीशुदा किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने पर रोक लगाते हैं। दूसरी ओर, बहुविवाह, लेविरेट, सोरोरेट या इस्लामी अस्थायी विवाह, मुता जैसी प्रथाओं में सकारात्मक नियम हैं, जहां विवाहित व्यक्ति विशिष्ट अन्य विवाहित व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बना सकते हैं। विवाह के नियमों को तोड़ना बुनियादी संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है, खासकर जब हम नियम तोड़ने के संदर्भ में उनकी जांच करते हैं। उदाहरण के लिए, हम केवल यह आकलन कर सकते हैं कि जाति या उपजाति अंतर्विवाह कितना प्रभावी है अंतर्जातीय विवाहों की संख्या को देखकर और क्या वे अंततः परिजन समूह द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। जाति और वर्ग के बीच संबंध यहाँ प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि जीवन साथी की सामाजिक स्थिति अक्सर यह निर्धारित करती है कि समय के साथ अंतर्जातीय विवाह स्वीकार किया जाएगा या नहीं। इसके अतिरिक्त तथाकथित शहरी गांवों के उदय ने युवा पीढ़ी के बीच विचलित व्यवहार की स्वीकार्यता के स्तर को प्रभावित किया है। भारत में विवाह के सामान्य रूपों में एक विवाह, एक समय में एक पुरुष का एक महिला से विवाह, और बहुविवाह, एक व्यक्ति का कई पतियों से विवाह शामिल है। बहुविवाह, इसके दो रूपों के साथ, बहुविवाह, एक पुरुष का कई महिलाओं से विवाह, और बहुपतित्व, एक महिला का कई पुरुषों से विवाह, देश के विभिन्न हिस्सों में भी प्रचलित है। भारत में विवाह के विभिन्न रूपों पर अधिक विस्तृत चर्चा के लिए इग्नू के भी एक कार्यक्रम के ब्लॉक 3 में इकाई 7 देखें। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में विवाह के 8 रूपों का उल्लेख है, जो मुख्य रूप से यह वर्णन करते हैं कि जीवन साथी कैसे प्राप्त किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के भी एक कार्यक्रम के ब्लॉक 4 में हिंदू सामाजिक संगठन पर इकाई 15 देखें। अब संक्षेप में बात करते हैं कि लोग अपना पार्टनर कैसे चुनते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आइए प्रतिबिंब और क्रिया 11.3 को समाप्त करें। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि भारत में शादी के रीति रिवाज कैसे बदल रहे हैं। चिंतन और कार्रवाई 11.3। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां 50 से 70 घरों का लघु सर्वेक्षण करें। यादृच्छिक नमूने के आधार पर घरों का चयन करें। चयनित घरों में जाएं और परिवार में जो कोई भी उत्तर देने को इच्छुक हो उससे निम्नलिखित प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने से पहले उत्तरदाता के बारे में विवरण, जैसे जाति, उपजाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, मातृभाषा, राष्ट्रीयता और कोई अन्य कारक जिसे आप शामिल करना चाहें, नोट कर लें। प्रश्न: घर में कितने विवाहित व्यक्ति रहते हैं? प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के विवाह का स्वरूप अंतर्जातीय, अंतर्धार्मिक आदि के संदर्भ में क्या था? अपने निष्कर्षों के आधार पर मेरे क्षेत्र में देखे गए विवाह के नियम पर एक निबंध लिखें। चिंतन और कार्रवाई 11.3 विवाह प्रथाओं पर लघु सर्वेक्षण विश्लेषण। परिचय: विवाह एक सामाजिक संस्था के रूप में विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और समुदायों में काफी भिन्न होता है। इसके रूप और नियम अक्सर गहराई से जुड़े सामाजिक मानदंडों, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक परंपराओं को दर्शाते हैं। यह निबंध 50 घरों के बीच किए गए एक लघु सर्वेक्षण के आधार पर मेरे क्षेत्र में देखी गई विवाह प्रथाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से
विवाह के विविध रूपों और उन्हें नियंत्रित करने वाले अंतर्निहित नियमों की जानकारी का पता लगाया जाएगा। कार्यप्रणाली। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक नमूने के सिद्धांतों का पालन करते हुए सर्वेक्षण उस क्षेत्र में आयोजित किया गया था जहां मैं रहता हूं। प्रत्येक चयनित घर का दौरा किया गया और प्रतिवादी, जो भी उपलब्ध और इच्छुक हो, को सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए कहा गया। जाति, उपजाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, मातृभाषा, राष्ट्रीयता और किसी भी अन्य प्रासंगिक कारक सहित प्रतिवादी के बारे में विवरण सर्वेक्षण प्रश्नों पर उनकी प्रतिक्रियाओं के साथ दर्ज किए गए थे। सर्वेक्षण निष्कर्ष। उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल। उत्तरदाता विभिन्न जातियों, उपजातियों और धर्मों से थे, जो क्षेत्र के विविध सांस्कृतिक तानेबाने को दर्शाते हैं। सामाजिकार्थिक पृष्ठभूमि निम्न आय वाले परिवारों से लेकर मध्यम और उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों तक थी। उत्तरदाताओं ने विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया, विभिन्न भाषाएं बोली और विविध राष्ट्रीयताओं से आए। विवाह प्रथाएं। विवाह के प्रकार। सर्वेक्षण से क्षेत्र में प्रचलित विवाह के विभिन्न रूपों का पता चला। इनमें शामिल हैं अंतर्विवाही विवाह, मुख्यतः एक ही जाति या उपजाति के भीतर, जो सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है। अंतर्धार्मिक विवाह, अपेक्षाकृत कम आम होते हुए भी विभिन्न धार्मिक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के बीच विवाह के उदाहरण थे, जो सामाजिक खुलेपन और सहिष्णुता का संकेत देते हैं। अंतर्जातीय विवाह, मौजूदा सामाजिक वर्जनाओं के बावजूद कुछ परिवारों ने अंतर्जातीय विवाह की सूचना दी, जो पारंपरिक मानदंडों से हटकर सामाजिक समानता और एकीकरण की ओर बदलाव का प्रतीक है। विवाह को नियंत्रित करने वाले नियम। जातीय अंतर्विवाह। कई परिवारों ने जातीय शुद्धता और वंश निरंतरता बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए जातीय अंतर्विवाह का सख्ती से पालन किया। धार्मिक अनुकूलता। अंतर्धार्मिक विवाहों के मामलों में सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं में अनुकूलता को अक्सर उजागर किया जाता था। पारिवारिक सहमति। भारी बहुमत ने विवाह निर्णय में पारिवारिक सहमति और अनुमोदन के महत्व पर जोर दिया, विवाह गठबंधन की सांप्रदायिक प्रकृति को रेखांकित किया। सामाजिक मानदंड। विवाह के संबंध में सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं, जिसमें दहेज प्रथा, लिंग भूमिकाएं और पारिवारिक जिम्मेदारियां शामिल हैं, ने क्षेत्र में विवाह की गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। मेरे क्षेत्र में देखे गए विवाह के नियम पर निबंध। मेरे क्षेत्र में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक गतिशीलता का अभिसरण है। विवाह प्रथाओं को नियंत्रित करने वाले नियम परंपरा, आधुनिकता और व्यावहारिकता के मिश्रण को दर्शाते हैं, जो ऐतिहासिक विरासतों और समकालीन प्रभावों से आकार लेते हैं। जाति अंतर्विवाह। मेरे क्षेत्र में देखे गए सबसे प्रमुख नियमों में से एक जातीय सजातीय विवाह की प्रथा है। विवाह गठबंधन मुख्य रूप से जाति की सीमाओं के भीतर बनाए जाते हैं, जिसका लक्ष्य सामाजिक पदानुक्रम, वंश शुद्धता और सामुदायिक एकजुटता को बनाए रखना है। जाति अंतर्विवाह जाति आधारित पहचान और विशेषाधिकारों को कायम रखने, सामाजिक सामंजस्य और पदानुक्रमित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह जाति नेटवर्क के भीतर पारिवारिक धन, स्थिति और प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। धार्मिक अनुकूलता। एक अन्य महत्वपूर्ण नियम विवाह में धार्मिक अनुकूलता से संबंधित है। जबकि अंतर्धार्मिक विवाह आदर्श हैं, अंतर्धार्मिक मिलन के उदाहरण अनसुने नहीं हैं। हालांकि ऐसे विवाहों को अक्सर गहन जांच और बातचीत के अधीन किया जाता है, जिसमें धार्मिक सद्भाव और पारिवारिक सामंजस्य सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है। धार्मिक अनुकूलता वैवाहिक संबंधों की स्थिरता के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करती है,
जो भिन्न धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं से उत्पन्न होने वाले संभावित संघर्षों को कम करती है। पारिवारिक सहमति और अनुमोदन। मेरे क्षेत्र में विवाह संस्था पर पारिवारिक सहमति और अनुमोदन का नियम हावी है। विवाह संबंधी निर्णय शायद ही कभी व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं, बल्कि सामुदायिक प्रयास होते हैं, जिसमें सामूहिक विचार विमर्श और विस्तारित परिवार का समर्थन शामिल होता है। माता पिता, बुजुर्गों और प्रभावशाली समुदाय के सदस्यों की सहमति आवश्यक मानी जाती है, जो पारिवारिक संबंधों की परस्पर निर्भरता और अंतर्संबंध को दर्शाती है। पारिवारिक अनुमोदन न केवल वैवाहिक मिलन की वैधता को मान्य करता है, बल्कि सामाजिक बंधनों और गठबंधनों को भी मजबूत करता है, जिससे रिश्तेदारी नेटवर्क के भीतर अपनेपन और एकजुटता की भावना को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं। विवाह के नियम प्रचलित सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं से आगे आकार लेते हैं। दहेज प्रथा, हालांकि आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित है, लैंगिक असमानताओं और आर्थिक असमानताओं को कायम रखते हुए काफी प्रभाव डालती है। विवाह की संस्था सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति की धारणाओं से जटिल रूप से जुड़ी हुई है, जो व्यक्तियों को उनके लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक दायित्वों और कर्तव्यों का बोझ विवाहित जोड़ों पर भारी पड़ता है, जिससे पितृसत्तात्मक संरचनाएं और पारिवारिक पदानुक्रम मजबूत होते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्षतः मेरे क्षेत्र में मनाए जाने वाले विवाह के नियम परंपरा, आधुनिकता और सामाजिक गतिशीलता की एक जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। जबकि जातिगत अंतर्विवाह सामाजिक सीमाओं और पहचान की राजनीति को मजबूत करता है, अंतर्धार्मिक विवाह कठोर सांप्रदायिक विभाजन से क्रमिक प्रस्थान का संकेत देते हैं। पारिवारिक सहमति और अनुमोदन वैवाहिक निर्णयों की सामूहिक प्रकृति को रेखांकित करते हैं, जबकि सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं लैंगिक असमानताओं और पदानुक्रमित संरचनाओं को कायम रखती हैं। जैसे जैसे सामाजिक मूल्य विकसित और परिवर्तित होते हैं, वैसे वैसे विवाह को नियंत्रित करने वाले नियम भी परंपरा और प्रगति के बीच नाजुक संतुलन को बनाए रखेंगे। 11.6 जीवन साथी चयन के पैटर्न। व्यवस्थित विवाह की घटना। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत में अधिकांश शादियां माता-पिता या बड़ों द्वारा लड़के या लड़की की सहमति से तय या व्यवस्थित की जाती हैं, अक्सर उनकी सहमति से। जीवन साथी चुनने के इस तरीके को अरेंज मैरिज कहा जाता है। स्वपसंद विवाहों के विपरीत, जहां व्यक्ति अपना साथी स्वयं चुनते हैं, व्यवस्थित विवाह में दूसरों द्वारा चयन शामिल होता है। स्वपसंद विवाह को लोकप्रिय रूप से प्रेम विवाह के रूप में जाना जाता है। कभी-कभी एक ही मामले में अरेंज और लव मैरिज दोनों पैटर्न देखे जा सकते हैं। इन शब्दों के उपयोग में कुछ अनियमितता प्रतीत होती है। शाह 2005-22 ने व्यवस्थित विवाहों के बारे में एक व्यावहारिक टिप्पणी की है। हम मानते हैं कि पारंपरिक भारत में व्यवस्थित विवाह में कोई विकल्प नहीं था। बेशक, बाल विवाह में बच्चे के पास कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे के माता-पिता और अन्य बुजुर्गों के पास चुनने के लिए अलग-अलग विकल्प नहीं थे। दूसरी ओर, आज समाज के कुछ हिस्सों में वयस्कों के बीच तथाकथित प्रेम विवाह में पसंद कई सामाजिक कारकों द्वारा सीमित है। भारत में व्यवस्थित विवाह। सजातीय विवाह के नियम। भारत में विभिन्न सामाजिक नियमों और रीति रिवाजों के कारण व्यवस्थित विवाह प्रचलित है। एक महत्वपूर्ण नियम सजातीय विवाह है, जिसके तहत लोगों को अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करना पड़ता है। यह विशेष रूप से हिंदुओं में आम है, जहां सामाजिक व्यवस्था और पवित्रता बनाए रखने के लिए विवाह संबंध कुछ समूहों तक ही सीमित हैं। बहिर्विवाह के नियम। व्यवस्थित विवाहों को प्रभावित करने वाला एक अन्य नियम बहिर्विवाह है, जो उच्च जाति के हिंदुओं के बीच एक ही गोत्र,
वंश या कबीले के भीतर विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि लोग आनुवंशिक विविधता और सामाजिक गठजोड़ को बढ़ावा देते हुए अपने निकटतम परिवार से बाहर शादी करें। चचेरे भाई की शादियां। विभिन्न समुदायों में चचेरे भाइयों के संबंध में विवाह नियम अलग अलग हैं। द्रविड़ भाषा बोलने वाले हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए समानांतर चचेरे भाई, समान लिंग के भाई बहनों के बच्चे और क्रॉस चचेरे भाई, विपरीत लिंग के भाई बहनों के बच्चे से शादी करने के लिए सकारात्मक अनुमति और नकारात्मक निषिद्ध नियम हैं। ये नियम तय करते हैं कि विस्तारित परिवार में विवाह के लिए कौन पात्र है। प्रथागत प्राथमिकताएं। प्रथागत प्राथमिकताएं तयशुदा विवाहों को भी प्रभावित करती हैं, विशेषकर आदिवासी समूहों के बीच, जो विशिष्ट रिश्तेदारों या समूहों के बीच विवाह को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये रीति रिवाज जनजाति के भीतर सामाजिक संरचना और गठबंधन बनाए रखने में मदद करते हैं। एक वांछनीय पैटर्न के रूप में व्यवस्थित विवाह। इन कारकों के कारण व्यवस्थित विवाह को अक्सर जीवन साथी चुनने के पसंदीदा तरीके के रूप में देखा जाता है। उच्च जाति के हिंदुओं के लिए कुंडली मिलान चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ कुंडली मिलान अब कंप्यूटर और मैचमेकिंग वेबसाइटों के माध्यम से किया जाता है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक सुलभ हो गई है। स्वपसंद से विवाह। बदलते रुझान। विवाह की बढ़ती कानूनी उम्र और जीवन साथी ढूंढने के लिए प्रौद्योगिकी की उपलब्धता ने स्वपसंद विवाह को अधिक सामान्य बना दिया है। लड़कों और लड़कियों के बीच बातचीत पर पारंपरिक प्रतिबंधों को लागू करना मुश्किल है, जिससे स्वपसंद विवाह में वृद्धि हुई है। भागीदारी में बदलाव। जीवन साथी चुनने में भागीदारी विभिन्न समूहों के बीच भिन्न भिन्न होती है। मुसलमानों में विवाह आमतौर पर माता-पिता, बड़ों या अभिभावकों द्वारा तय किए जाते हैं। हालांकि आधुनिक प्रभाव और शिक्षा के कारण इन समुदायों में भी स्वपसंद विवाहों की संख्या बढ़ गई है। जीवन साथी चयन के पैटर्न। ब्लमबर्ग और द्वारकी 1980 ने भारत में जीवन साथी चयन के विभिन्न पैटर्न की पहचान की। माता पिता बड़ों द्वारा लड़के या लड़की से परामर्श किए बिना विवाह तय करना। माता पिता बड़ों से परामर्श किए बिना अपनी पसंद से विवाह। माता पिता की सहमति से स्वपसंद से विवाह। माता पिता द्वारा लड़के और लड़की दोनों की सहमति से विवाह तय किया जाता है। माता पिता द्वारा केवल एक साथी की सहमति से विवाह तय किया गया। अक्सर लड़कों से उनके जीवन साथी की पसंद के बारे में सलाह ली जाती है, जबकि लड़कियों से शायद नहीं पूछा जाता। शहरी शिक्षित वर्गों में दोनों भागीदारों की सहमति से व्यवस्थित विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। कभी-कभी अखबारों में विज्ञापन देकर शादियां तय की जाती हैं। विवाह अनुष्ठान एवं स्थिति। विवाह समारोह। भारत में विवाह में विभिन्न संस्कार और समारोह शामिल होते हैं, जो धर्म, जाति, संप्रदाय और चाहे क्षेत्र ग्रामीण हो या शहरी के आधार पर भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समुदायों में विशिष्ट विवाह संस्कार होते हैं, जैसा कि इग्नू के बीए कार्यक्रम की शैक्षिक इकाइयों में वर्णित है। शादी के जुलूस और दावतें। भारतीय शादियों में जुलूस और दावतें आम हैं। उनके पैमाने अक्सर इसमें शामिल परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। कुछ समूहों में धार्मिक संस्कार नहीं हो सकते हैं। वे सरल पारंपरिक विवाह का विकल्प चुनते हैं, जिसमें दुल्हन की नाक में अंगूठी डालने जैसी प्रथाएं शामिल हैं। प्रथागत विवाह उन समूहों में आम है जो तलाक और द्वितीयक विवाह की अनुमति देते हैं। नागरिक विवाह। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम एक रजिस्ट्रार के समक्ष धर्मनिरपेक्ष और नागरिक विवाह का प्रावधान करता है, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। नागरिक शादियां पारंपरिक शादियों की तुलना में कम खर्चीली होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए शादियां आम तौर पर महंगी ही रहती हैं।
इनमें दूल्हे और दुल्हन के परिवारों के बीच भौतिक और गैर भौतिक दोनों तरह के आदान प्रदान शामिल होते हैं, जो सामाजिक संरचनाओं को दर्शाते हैं। विवाह में सामग्री हस्तांतरण। दुल्हन की कीमत और दहेज। विवाह में सामग्री हस्तांतरण के दो प्रमुख प्रकार हैं। दुल्हन की कीमत। धन दूल्हे के परिवार से दुल्हन के परिवार के पास चला जाता है। यह कुछ पितृसत्तात्मक जनजातियों और कुछ जातियों में आम है। दहेज। धन दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार में चला जाता है। दहेज को दोनों पक्षों को प्रतिष्ठा और सम्मान प्रदान करने के रूप में देखा जाता है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था, जिसे बाद में 1984 और 1986 में संशोधित किया गया, ताकि दहेज की मांग को दंडित किया जा सके, खासकर अगर दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में 7 साल के भीतर मृत्यु हो जाती है। कानूनी उपायों के बावजूद दहेज प्रथा जारी है। युवा लोगों के बीच अलग अलग राय है। निष्कर्ष। भारत में विवाह अनुष्ठानों और समारोहों में जटिल सामाजिक और आर्थिक आदान प्रदान शामिल होता है। ये प्रथाएं शामिल परिवारों की सामाजिक संरचना और स्थिति को दर्शाती हैं। विभिन्न नियम और रीतिरिवाज व्यवस्थित और स्वपसंद विवाह को प्रभावित करते हैं। कानूनी और तकनीकी प्रगति इन परंपराओं को आकार दे रही है, जिससे जीवन साथी के चयन के अधिक विविध पैटर्न को बढ़ावा मिल रहा है। चिंतन और कार्रवाई 11.4। जैसा कि 4 मई 2005 पेज 15 के हिंदू ने रिपोर्ट किया था, एक जनहित याचिका के संदर्भ में 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि वे सरकारी रोजगार चाहने वाले पुरुषों को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के लिए नियम बनाने पर विचार करें। क्या उन्होंने दहेज लिया था? यदि हाँ, तो क्या दहेज पत्नी को दिया गया था जैसा कि अधिनियम के तहत विचार किया गया है? नियम के तहत पहले से ही सरकारी सेवा में मौजूद लोगों से भी ऐसी जानकारी मांगी जा सकती है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है, अदालत ने राज्य सरकारों को दूल्हा और दुल्हन को उपहारों की सूची बनाए रखने के लिए नियमों की धारा 3 और 4 का व्यापक प्रचार करने के लिए कहा। लोगों के बीच दहेज विरोधी साक्षरता बढ़ाने के लिए कदम उठाने के लिए संबंधित राज्य के प्रत्येक जिले में स्वतंत्र प्रभार के साथ पर्याप्त संख्या में दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति भी की जानी थी। पता करें कि क्या आपके अपने परिवार या आपके परिचित किसी परिवार ने परिवार में शादी के समय दहेज दिया था या लिया था। दहेज विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देने के नवीनतम प्रयासों के बारे में आपके निष्कर्षों और उपरोक्त अंश के प्रकाश में हमारे समाज में दहेज की निरंतरता पर 500 शब्दों का एक संक्षिप्त नोट लिखें, जिसमें दहेज लेने और देने के कारणों और परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। हमारे समाज में दहेज की प्रथा। दहेज भारत में एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बीमारी है। इसे खत्म करने के उद्देश्य से कई कानूनी उपायों और सामाजिक सुधार प्रयासों के बावजूद यह जारी है। दहेज प्रथा, जिसमें दुल्हन के परिवार को विवाह व्यवस्था के हिस्से के रूप में दूल्हे और उसके परिवार को पर्याप्त मात्रा में धन, सामान या संपत्ति प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसी प्रथा है जिसके व्यापक सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम हुए हैं। 4 मई 2005 के हिंदू के अंश के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका ने इस प्रथा से निपटने के लिए कड़े उपायों और जन जागरूकता की आवश्यकता को पहचाना है। यह निबंध मेरे ज्ञात एक विशिष्ट मामले के संदर्भ में हमारे समाज में दहेज की निरंतरता का पता लगाएगा, इसके कारणों और परिणामों पर प्रकाश डालेगा। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। दहेज प्रथा की जड़ें प्राचीन रीति रिवाजों में हैं, जहां दुल्हन का परिवार सद्भावना के संकेत के रूप में दूल्हे के परिवार को उपहार देता था। हालांकि समय के साथ यह प्रथा एक जबरदस्ती मांग में बदल गई है, जिससे अक्सर दुल्हन के परिवार पर वित्तीय दबाव पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से दहेज को दुल्हन की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में देखा जाता था,
लेकिन समकालीन समय में यह शोषण का एक उपकरण बन गया है। कानूनी ढांचा और सार्वजनिक प्रयास। दहेज निषेध अधिनियम 1961 इस प्रथा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधायी उपाय था। यह अधिनियम दहेज देने या लेने पर प्रतिबंध लगाता है और उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है। इसके बावजूद प्रवर्तन में ढिलाई बरती गई है और दहेज संबंधी मामले सामने आते रहते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 3 न्यायाधीशों की बेंच का निर्देश ऐसे नियमों का प्रस्ताव करके इस मुद्दे को संबोधित करने में न्यायपालिका के सक्रिय रुख को रेखांकित करता है, जो सरकारी रोजगार चाहने वाले पुरुषों को दहेज लेनदेन का खुलासा करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अतिरिक्त दहेज विरोधी साक्षरता बढ़ाने और दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति का आह्वान कई स्तरों पर इस मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। केस स्टडी। एक ज्ञात परिवार में दहेज। दहेज की निरंतरता को समझने के लिए आइए मेरे परिचित एक परिवार के मामले पर विचार करें। इस उदाहरण में परिवार की सबसे बड़ी बेटी की शादी के दौरान दूल्हे के परिवार द्वारा पर्याप्त दहेज की मांग की गई थी। दुल्हन का परिवार मामूली रूप से समृद्ध होने के बावजूद दहेज की मांग ने उन पर भारी वित्तीय दबाव डाला। दहेज में नकदी, आभूषण और घरेलू उपकरण शामिल थे। यह मांग स्पष्ट रूप से नहीं कही गई थी, बल्कि अप्रत्यक्ष बातचीत और सामाजिक अपेक्षाओं के माध्यम से निहित थी। दुल्हन का परिवार सामाजिक बहिष्कार और विवाह व्यवस्था के संभावित नतीजों के डर से अनिच्छा से दहेज की मांगों पर सहमत हो गया। परिणाम गंभीर थे। परिवार के वित्तीय संसाधन समाप्त हो गए, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक तनाव पैदा हो गया। इसके अलावा दुल्हन की आत्ममूल्य और स्वायत्तता की भावना कम हो गई, क्योंकि दहेज विवाह बाजार में उसकी कीमत का प्रतीक बन गया। दहेज प्रथा के कारण। हमारे समाज में दहेज प्रथा के बने रहने में कई कारक योगदान करते हैं। सामाजिक दबाव और सांस्कृतिक मानदंड। दहेज को कायम रखने में सामाजिक अपेक्षाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो परिवार दहेज देने से इनकार करते हैं या इसे वहन नहीं कर सकते, उनसे जुड़ा कलंक सामाजिक बहिष्कार की ओर ले जाता है, जिससे परिवारों के लिए इस प्रथा से अलग होना मुश्किल हो जाता है। आर्थिक असमानता। दहेज को अक्सर आर्थिक रूप से स्थिर विवाह को सुरक्षित करने के साधन के रूप में देखा जाता है। कई मामलों में दहेज का लेनदेन आर्थिक असमानताओं से प्रेरित होता है, जहां दुल्हन का परिवार अपनी बेटी के लिए बेहतर सामाजिक आर्थिक रिश्ता सुनिश्चित करने के लिए दहेज की पेशकश करता है। पितृसत्तात्मक मानसिकता। भारतीय समाज में गहरे पैठे पितृसत्तात्मक मूल्य महिलाओं को आर्थिक देनदारियों के रूप में देखते हैं और दहेज को दुल्हन के कथित बोझ के मुआवजे के रूप में देखा जाता है। यह मानसिकता लैंगिक असमानता को मजबूत करती है और दहेज प्रथा को कायम रखती है। प्रभावी प्रवर्तन का अभाव। कानूनी प्रावधानों के बावजूद दहेज विरोधी कानूनों का कार्यान्वयन अक्सर कमजोर होता है। भ्रष्टाचार, जागरूकता की कमी और दहेज लेनदेन की सामाजिक स्वीकृति दहेज को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है। दहेज के दुष्परिणाम। दहेज प्रथा के दूरगामी परिणाम होते हैं, जो बड़े पैमाने पर व्यक्तियों और समाज को प्रभावित करते हैं। आर्थिक बोझ। दहेज दुल्हन के परिवार पर भारी वित्तीय बोझ डालता है, जो अक्सर कर्ज, गरीबी और आर्थिक अस्थिरता का कारण बनता है। दहेज की मांगों को पूरा करने के लिए परिवार बहुत अधिक प्रयास कर सकते हैं, जिसमें उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेना भी शामिल है। लिंग भेदभाव। दहेज इस धारणा को मजबूत करके लिंग भेदभाव को कायम रखता है कि महिलाएं देनदार हैं। यह प्रथा महिलाओं की स्वायत्तता और गरिमा को कमजोर करती है, जिससे समाज में लैंगिक भूमिकाओं के बारे में गलत धारणा बनती है। वैवाहिक कलह और हिंसा। दहेज संबंधी विवाद घरेलू हिंसा और वैवाहिक कलह का एक प्रमुख कारण है। दहेज की मांग पूरी न करने पर उत्पीड़न,
दुर्व्यवहार और यहाँ तक कि दहेज हत्या भी हो सकती है, जहाँ दुल्हनों को मार दिया जाता है या आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। सामाजिक ताने-बाने पर प्रभाव। दहेज प्रथा भौतिकवाद को बढ़ावा देकर और समानता और न्याय के मूल्यों को कमजोर करके सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर देती है। यह लालच और शोषण की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे नैतिक पतन होता है। दहेज निवारण के उपाय। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानूनी सुधार और सख्त प्रवर्तन। कानूनी ढांचे को मजबूत करना और दहेज विरोधी कानूनों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। इसमें दहेज से संबंधित अपराधों की त्वरित जांच और मुकदमा चलाना और उल्लंघनकर्ताओं पर कठोर दंड लगाना शामिल है। सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा। दहेज के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है। सार्वजनिक अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम और स्कूली पाठ्यक्रम दहेज के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने से दहेज प्रथा से निपटने में मदद मिल सकती है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार के अवसर और कानूनी सहायता प्रदान करने से वे दहेज के दबाव का विरोध करने और अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम हो सकती हैं। सामुदायिक भागीदारी। दहेज की समस्या के समाधान में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्थानीय नेता, धार्मिक संस्थाएं और सामाजिक संगठन दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने वाला एक सहायक वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। सहायता प्रणाली। दहेज संबंधी हिंसा के पीड़ितों के लिए सहायता प्रणाली स्थापित करना, जिसमें हेल्पलाइन, आश्रय और कानूनी सहायता शामिल है, प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता और दीर्घकालिक सहायता प्रदान कर सकती है। निष्कर्ष। हमारे समाज में दहेज की निरंतरता ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों में निहित एक जटिल मुद्दा है। कानूनी उपायों और सामाजिक सुधार प्रयासों के बावजूद दहेज व्यक्तियों और समाज पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है। ज्ञात परिवार का केस अध्ययन दहेज की व्यापक प्रकृति और इसके गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालता है। दहेज से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानूनी सुधार, जन जागरूकता, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक भागीदारी और सहायता प्रणालियों से युक्त एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। दहेज के मूल कारणों और परिणामों को संबोधित करके हम एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं, जहां दहेज की प्रथा को खत्म किया जाएगा और लैंगिक समानता को बरकरार रखा जाएगा। 11.8 विवाह विच्छेद। इकाई 11 की शुरुआत में आपने सीखा कि विवाह को सटीक रूप से परिभाषित करना कठिन है और इसी तरह तलाक को परिभाषित करना भी चुनौतीपूर्ण है। मूलतः केवल वे ही जो विवाह करते हैं तलाक का विकल्प चुन सकते हैं। वैवाहिक विघटन अक्सर अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे होता है। तलाक को समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए जिनके तहत यह किसी समाज में संभव और स्वीकार्य है। मिशेल, 1961। 323। विवाह स्थिरता, संतानों पर आनुवंशिक अधिकार और वंश के रूप के बीच एक सामान्य सहसंबंध नोट करते हैं। बर्नार्ड और गुड, 1984-119 ने निष्कर्ष निकाला कि पितृसत्तात्मक समाजों में विवाह आमतौर पर स्थिर और लंबे समय तक चलने वाला होता है, जहां आनुवंशिक अधिकार कॉर्पोरेट वंश समूहों के पास होते हैं। यह एकरेखीय समाजों में मध्यम अवधि और स्थिरता का होता है, जहां ये अधिकार व्यक्तियों के पास होते हैं। यह मातृसत्तात्मक समाजों में संक्षिप्त और अस्थिर है, जहां आनुवंशिक अधिकार कॉर्पोरेट समूहों के बाहर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं, और द्विपक्षीय समाजों में जहां ऐसे अधिकार अप्रासंगिक हैं। यह विभिन्न समाजों में विवाह विघटन के अध्ययन में परिकल्पनाओं के लिए आधार प्रदान करता है। एक तलाक। विवाह विच्छेद की संभावनाएं
और तंत्र समय के साथ और समुदायों में भिन्न भिन्न है। विभिन्न भारतीय समुदायों में तलाक के विवरण के लिए इग्नू के BA में ISO 12 के ब्लॉक 3 में इकाई 7 देखें। कार्यक्रम। भारत में मुस्लिम संगठनों ने 3 तलाक की प्रथा को बदलने के प्रयास किए हैं। मॉडल निकाहनामा के लिए इकाई 11 देखें। शर्मा 2005 15 ने 4 मई 2005 को हिंदू में बताया कि आवाज़-ए-निस्वान की हसीना खान ने IMPLB के मॉडल निकाहनामा की हास्यास्पद और खतरनाक के रूप में आलोचना की। हालांकि यह मॉडल पुरुषों को तलाक और एक बार में तलाक कहने से बचने की सलाह देता है, लेकिन यह किसी बुनियादी सुधार का संकेत नहीं देता है। इन सुधारों से परेशान होकर एक महिला कार्यकर्ता मुस्कान ने भोपाल में IMPLB द्वारा तैयार किए गए मॉडल निकाहनामा को फाड़ दिया। 7 मई 2005 को हिंदू में रिपोर्ट किया गया। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर बहस उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार पर प्रकाश डालती है। तलाक के प्रति IMPLB का कुछ हद तक लचीला दृष्टिकोण बातचीत और मध्यस्थता के लिए जगह दिखाता है, जो भारत में विवाह पैटर्न में बदलाव का प्रतीक है। तलाक को मान्यता देने से तलाकशुदा और विधवा व्यक्तियों के लिए पुनर्विवाह का विषय सामने आता है। पुनर्विवाह। तलाकशुदा और विधवा व्यक्तियों का पुनर्विवाह भारतीय समाज में एक चिंता का विषय है। तलाक की दरों में वृद्धि के कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए दूसरी शादी में वृद्धि हुई है। विधवा या विधुर होना, जो जीवन साथी की मृत्यु का प्रत्यक्ष परिणाम है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के अधिकारों, प्रतिबंधों और कर्तव्यों की जांच करना आवश्यक बनाता है। उदाहरण के लिए, फुलर 1979-463 ने कहा कि ब्राह्मण विधुर मंदिर के पुजारी के रूप में काम नहीं कर सकते। शर्मा 1980-53 ने देखा कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में एक निःसंतान विधवा को संपत्ति विरासत में नहीं मिल सकती है, जो उसके पति के परिवार में वापस आ जाती है। विधवाओं पर नकारात्मक प्रतिबंध पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर सकते हैं। कई समूह अब विधवा पुनर्विवाह के लिए अधिक लचीलेपन की अनुमति देते हैं। विस्तृत विवरण के लिए इग्नू के BA में ISO 12 के ब्लॉक 3 में इकाई 7 देखें। कार्यक्रम। उच्च जाति की हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह पर पारंपरिक प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिक्षित और संपन्न व्यक्ति इन रीति-रिवाजों का पालन नहीं करते हैं और कानून ऐसे विवाहों की अनुमति देता है। पुनर्विवाह सौतेले रिश्ते बनाता है, जो समाजशास्त्रीय रूप से महत्वपूर्ण है। संदर्भ की शर्तों का अध्ययन करना और सौतेले रिश्तेदारों, साथ ही विरासत अधिकारों को संबोधित करना आवश्यक है। एकल परिवारों में बच्चों के लिए पुनर्विवाह के माध्यम से विस्तारित परिवार फायदेमंद हो सकता है, एक ऐसा पहलू जिसके लिए गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता है। 11.9 निष्कर्ष। इकाई 11 ने भारत में विवाह के बदलते पहलुओं का पता लगाया, समुदायों में सामान्य और विविध विशेषताओं पर चर्चा की। इसने भारत में विवाह की सार्वभौमिकता पर सवाल उठाया और संस्था में महत्वपूर्ण बदलावों पर प्रकाश डाला। इस इकाई में भारत में इन परिवर्तनों की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए विवाह की आयु, विवाह नियम, जीवन साथी चयन पैटर्न, विवाह समारोह, स्थिति, विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह में परिवर्तन को शामिल किया गया है।